जब बात छठे भाव की आती है तो एक सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो जो छठा भाव है वो हमारे जीवन की विकृति का भाव है। विकृति यानी जो चीज हम जीवन में नहीं चाहते। और छठे भाव का स्वामी इस बात का द्योतक है कि हम इन विकृतियों से कैसे फाइट करते हैं। बहुत सिंपल। छठा भाव विकृतियों को दर्शाएगा ही दर्शाएगा। ये छठे का स्वभाव है। इस स्वभाव को दुनिया का कोई भी ज्योतिषाचार्य साधु संत नहीं बदल सकता। ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। अगर इस धरती पर हमने अवतरण लिया है, अगर इस संसार में हम आए हैं, तो हमें छठे से तो गुजरना ही होगा। इससे पार हम नहीं पा सकते। चाहे हम बहुत भक्ति करें, कोई मंत्र अनुष्ठान करें, लाखों करोड़ों का दान पुण्य करें, इस चीज से नहीं बच सकते। तो क्या हो सकता है? एक ही चीज जो परमेश्वर हमें कहता है, हमें कला सीखनी पड़ेगी। इन विकृतियों से कैसे पार पा सकते हैं, यानी कि इनको डाउन कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल एलिमिनेट करने की बात भी सोचना भी मत। 100% एलिमिनेट नहीं हो पाएगा, ना ही ये संभव है। फिर दिमाग में प्रश्न उठता है कि तो साहब, ये तो वही स्थिति हो गई कि जैसी अर्जुन की स्थिति भगवान श्री कृष्ण के सामने हो गई कि वो संचय में पड़ गया कि प्रभु मैं करूं तो करूं क्या करूं। और जब भी छठा भाव ज्योतिष में सिखाया जाता है, वही अर्जुन की स्थिति शिष्यों की हो जाती है कि कुछ अच्छी बातें आ रही हैं, कुछ नेगेटिव बातें आ रही हैं। प्रताप जी ने बताया कि छठा भाव मजबूत होगा तो रोगों से फाइट करने की ताकत आएगी, जिसे आज की भाषा में हम इम्यूनिटी कहते हैं। अब ये सभी को चाहिए। और फिर तुरंत बाद प्रताप जी ने बोला भाई मुकदमा भी आएगा, ऐसा शत्रु भी आएगा जो तुम्हारे जान का दुश्मन हो जाए, ऐसा रोग भी आएगा जो तुम्हें मार सकता है। ये बात समस्या वाली हो गई। बोला जी ये कब आएगा? बोला ये जब आएगा जब आपका छठा भाव मजबूत हो जाएगा। अब ये परेशानी का विषय बन गया कि इम्यूनिटी चाहिए कि दुश्मन चाहिए, मुकदमा चाहिए कि इम्यूनिटी चाहिए। हमें दो के बीच में से एक को सिलेक्ट करना होगा। अगर जब हम सिलेक्ट नहीं कर पाते तो हम कंफ्यूजन की स्थिति में आ जाते। तो हमें शांत मन से सोचना चाहिए कि हमें जीवन से चाहिए क्या। जीवन के दो रास्ते हैं। एक मार्ग शांति का है और एक मार्ग युद्ध का है। और दो ही प्रकार के ज्योतिषी संसार में है। एक वो ज्योतिषाचार्य है जो छठे भाव में शांति का मार्ग ढूंढ रहे हैं और वो इसी तरह से गाइड कर रहे हैं। दूसरे वो ज्योतिषी हैं जो उसमें से युद्ध का मार्ग ढूंढ रहे हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं। मेरे गुरु महाराज ने मुझे क्या सिखाया वो मैं आज बता। हमारे गुरुदेव पूजनीय डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी, जिनसे मैंने दीक्षा प्राप्त की, छठे भाव के विषय में ये कहते थे कि मेरा वो व्यक्ति शिष्य होने का हकदार ही नहीं जिसके 100 शत्रु ना हो। कोई उनसे अगर कहता था कि मुकदमा लग गया गुरुदेव बचाओ, कोई उपाय बताओ, वो पूछते थे क्या तुमने मुझसे दीक्षा ली है?
अगर वो गलती से कहता था हाँ जी मैंने तो बिल्कुल ले लिया, आपसे दीक्षा ली है, तो कहते थे तुम मेरा शिष्य कहलाने के लायक नहीं। मुकदमा लग गया तो तुमने क्या किया? तो जनाब मुकदमा लग गया तो चुपचाप बैठा हूं, मैं तो वकील कर लिया, और क्या कर सकता हूं मैं? ने कहा किसी ने एक चाटा मारा है तो 100 चाटे मारो, अगला होश भुला दे, जीवन में ना सोचे कि तुमसे पंगा ले ले। ये मैंने अपने गुरुदेव की लाइन बताई है। मैं उसको उचित या अनुचित की बात नहीं कहूंगा कि वो उचित था या अनुचित। मैंने पहले ही कहा, दो प्रकार के ज्योतिषाचार्य इस संसार में, एक हमारे गुरुदेव और एक मेरे जैसे व्यक्ति भी है जो थोड़ा सा शांति पसंद है, जो सहानुभूति रखते हैं उन लोगों के ऊपर कि जिनका शत्रु कोई बन गया तो सोचे भाई बचा लो इसको किसी तरीके से। तो इस विचार को जब मैंने सर्वप्रथम सुना तो मस्तिष्क ने तो सुना, हृदय ने स्वीकार नहीं किया। यार ये तो युद्ध का मार्ग कोई उचित मार्ग तो नहीं है। हम तो महात्मा गांधी को पढ़ करके बड़े हुए हैं, महात्मा बुद्ध को पढ़ करके बड़े हुए हैं। हमने तो सीखा ही अहिंसा का मार्ग है, और हमारे गुरुदेव तो अहिंसा के बड़े हम पुजारी मानते थे। ये क्या हो? और जब छठे भाव की गहराई में गए तो सूत्र समझ में आया कि जहर ही जहर को मारता है, हीरा ही हीरे को काट सकता है, लोहा ही लोहे को काट सकता है। पूरा होम्योपैथ इसी सिद्धांत पर बन गया और एक बड़ा विज्ञान के रूप में पूरे संसार में प्रचलित। तो ये तो समझ में आया जब होम्योपैथी छठे भाव के सूत्र पर इतना बड़ा विज्ञान क्रिएट कर सकती है जिससे बड़े बड़े रोगों के अंदर हमें आराम मिलता है, और होम्योपैथी आज की डेट में पूरी दुनिया में मान्यता प्राप्त, तो इसका मतलब कुछ हद तक तो हमारे गुरुदेव बिल्कुल ठीक कहते। फिर उनके बात को आगे और गहराई से समझा तो वो कहते थे कि जीवन में ये सोचो तुम्हें आगे बढ़ना है। वो अपनी भाषा में कहते थे कि तुम्हें एक सामान्य पुरुष रहना है या महापुरुष बनना है, तुम्हें मानव बनना है कि महामानव बनना है। डिसाइड करो कि तुम जीवन में जिस क्षेत्र में भी हो उस क्षेत्र पे नंबर 1 बनना चाहते हो या केवल 3 वक्त का खाना खा करके पेट भरना चाहते हो। जब तुम्हारा ये फैसला हो जाएगा, छठे भाव का भी फैसला हो जाएगा कि तुम्हें जिंदगी में छठे भाव से क्या चाहिए और क्या मिल रहा है। फिर जो नहीं मिल रहा है उसके लिए उपाय करना जरूरी है। हर चीज का उपाय करने की आवश्यकता नहीं होती। छठा भाव जो उपचय भाव में आता है, जिसे हाउस ऑफ ग्रोथ भी बोला जाता है, यानी जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाने की कला सिर्फ छठा भाव ही जानता है। अगर हमारे जीवन में दुख नहीं होगा, अगर हमारे जीवन में कष्ट नहीं है, तो अपने जीवन को ऊर्ध्वगामी ले जा भी नहीं सकते। तो ये सारी लड़ाई इसी बात को लेकर के है कि हमें जीवन में शांति चाहिए या युद्ध चाहिए। युद्ध आपको योद्धा बनाता है, और ध्यान रहे योद्धा ही बनाते हैं नया इतिहास। अगर आने के बाद खत्म होना ही आपकी नियति है, आकर के मर जाना और 2 बच्चे 4 बच्चे पैदा करके ही संसार को विदा होना ही आपकी नियति है, तो निश्चित रूप से आपको शांति का मार्ग ढूंढना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जीवन में कोई भी आपका शत्रु ना बने। उसके लिए भी छठे भाव ने उपाय सुझाया है। क्रोध नहीं करना, कामुकता त्याग देना, सबसे हाथ जोड़ करके विनम्र स्वभाव से मिलना। कोई एक चाटा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दे। एक समय ऐसा आएगा
कि तुम्हारे पास लिस्ट में शत्रु नहीं मिलेंगे। बीमार हो जाए तो पूर्व जन्म के दोषों को दोष दे देना कि क्या करें, हम कुछ कर ही नहीं सकते, बीमारी आई है तो आई है, अब क्या करेंगे, चलने दो। और बीमारी और शत्रु जितना हम कमजोर समझेंगे वो उतना ही बड़ा हमें डेंट मार सकते हैं। ये हमेशा ध्यान रखें। अगर युद्ध का मार्ग पकड़ना है तो फिर उसके मार्ग बहुत सारे सुझाए गए। जब छठे भाव का उपाय हम सोचते हैं तो शांति के मार्ग कम है, युद्ध के मार्ग ज्यादा सुझाए गए। अर्थात ऋषि कह रहे हैं कि लड़ना सीखो, उठो और लड़ो, युद्ध करो। युद्ध करो अपनी बीमारी के खिलाफ, युद्ध करो अपने शत्रु से, युद्ध करो अपनी समस्याओं से, युद्ध करो अपने कंपटीटर से। भागना नहीं है, भागना बिल्कुल भी नहीं है। छठा भाव हमें यही संदेश देता है। जो छठे से डर के भाग गया तो जीवन में भागता ही रहेगा और कभी भी सर्वोच्च शिखर तक नहीं पहुंच पाएगा। ये एक प्रकार से ये वो भाव है जो हमें सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाने की ताकत रखता है। ये वो भाव है, इस भाव में वो क्षमता है जो आपको नेशनल और इंटरनेशनल फेम दिला सकता है। और आपको उसके साइड इफेक्ट झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। जीवन में एक दवा है एलोपैथ में, जब बॉडी में इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन ज्यादा फैल जाता है और एंटीबायोटिक काम नहीं करते तो डॉक्टर स्टेरॉइड्स दे देता है। अब स्टेरॉइड्स की जैसे ही बात आती है तो एकदम से सभी कहते हैं ना, इट्स रॉन्ग, गलत है ये तो। पर कमाल की बात, आप मानेंगे कि उसे तो जीवन रक्षक दवाइयों का नाम दिया गया है। अर्थात जब एंटीबायोटिक प्रॉपर काम नहीं कर रहे या ऐसी कोई ढीठ बीमारी हमारे जीवन में आ गई जो एंटीबायोटिक से नहीं जा रही है तो डॉक्टर कुछ समय के लिए उसका इस्तेमाल करना ही बेहतर समझता है। एक तरफ उसे जीवन बचाना है और एक तरफ उसे स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट को देखना है, तो वो साइड इफेक्ट वाले स्टेरॉइड्स को सिलेक्ट करता है। वो ये नहीं सोचता भाई मैं बिल्कुल भी स्टेरॉइड्स नहीं दूंगा, इसके साइड इफेक्ट ज्यादा हैं, बेशक इंसान मरे तो मर जाए। वो सोचता है 4 साल 5 साल जितना बच जाए उतना तो बचाऊं, मेरी ड्यूटी बचाने की है, मारने की नहीं है। बेशक साइड इफेक्ट के साथ जिएगा पर जिएगा तो सही। अरे परिवार का कुछ तो पालन पोषण करेगा। अगर ये आज समाप्त हो गया तो इसके परिवार को भी कौन देखे। यही बात हमें चूज करनी है कि आपको कुंडली में छठा भाव का स्वामी मजबूत चाहिए या कमजोर चाहिए। छठे भाव का स्वामी अगर मजबूत हुआ तो तुम्हारा शत्रु बड़ा हो। सिंपल माइंड, तुम्हारा शत्रु मजबूत होगा। जब भी तुम्हारा झगड़ा हो मजबूत आदमी के साथ होना चाहिए। छोटे मोटे से कभी मत लड़ो। अपने बराबर वालों से तो झगड़ा बिल्कुल ही मत करना और छोटों पर तो दया कर देना, बेशक गाली दे दे चाहे आपको पत्थर मार के भाग जाए, उनके ऊपर अटैक मत, उनके ऊपर बिल्कुल भी अटैक मत कर। कुत्तों की रेस में शेर दौड़ नहीं लगाया करते। मुद्दा ये नहीं कि वो हारेंगे कि वो जीतेंगे, मुद्दा ये है कि अगर वो जीत भी गए तो अपमानित होंगे, अगर वो जीत भी गए तो अपमानित होंगे। इसी प्रकार से जीवन में छोटे व्यक्ति से झगड़ा करना, युद्ध करना, जीत भी जाओगे तो लोग आपको ही कहेंगे ए यार तू इतना बड़ा आदमी होकर के छोटे आदमी से क्या झगड़ा करता है। अरे नहीं मैं सबक सिखाऊंगा। अरे भाई सबक सिखाना है तो अपने से ऊपर वाले को सिखा। पुरुषार्थ उसी में छुपा हुआ है, पुरुषार्थ उसी में छिपा हुआ है
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, ये जो सेना तेरे सामने खड़ी हुई है, जो धुरंधर एक से बढ़कर के एक खड़े हुए हैं, इनसे युद्ध लड़, इनसे युद्ध करना है। बात धर्म की आए, न्याय की आए, तो चाहे अपने ही क्यों ना हो, उनके खिलाफ खड़ा होना है। हो गया फैसला। भगवान श्री कृष्ण ने आपको समझा दिया, हमारे गुरु महाराज ने आपको समझा दिया कि होना क्या चाहिए। तो छठा भाव जब कमजोर होगा तो शत्रु भी कमजोर होगा, परेशानियां भी कमजोर होंगी, पर जीवन में बड़े नहीं बन पाओगे, क्योंकि तुम्हें लड़ने की कला ही नहीं आई। और युद्ध हमें सिखाता है, इट्स ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग। युद्ध सीखने का प्रोसेस है। मनोविज्ञान कहता है, तुम जीवन में वही कार्य कर पाओगे जिसका तुमने अभ्यास किया है। तुम वो काम बिल्कुल नहीं कर पाओगे जिसका तुम्हें जीवन में अभ्यास ही नहीं है। अगर हमारे हाथ में कोई बंदूक भी दे दे, हमने 1000 से ज्यादा बार फिल्मों में देखा होगा बंदूक चलाते हुए, पर सामने आदमी और हमारे हाथ में बंदूक दे दे, हमें तो अभ्यास नहीं है, बंदूक भी हमें ही अटैक करेगी, उल्टा हम पर ही वार करेगी। कोई बाजू तुड़वा बैठेगा, कोई कंधा उतरवा बैठेगा, बंदूक चला करके देखो, वो हमारे लिए समस्या बन जाएगा। जो कि एक बहादुर और अभ्यासरत व्यक्ति के हाथ में वही बंदूक दे दे तो अकेला युद्ध का मैदान जीत जाएगा। इतना हैवी टूल्स लेने के बावजूद आप उस युद्ध में हार सकते हो। इसका मतलब ये भाव प्रैक्टिस का भाव है, ये लर्निंग का भाव है। बेसिक ज्योतिष में बहुत गहरा रहस्य छिपा है। काल पुरुष की कुंडली में छठा भाव का स्वामी बुध है, और बुध की फिलॉसफी है लर्निंग, लर्निंग, लर्निंग एंड लर्निंग। अर्निंग बाय लर्निंग। कमाना चाहते हो तो सीखो, ज्यादा कमाना चाहते हो तो उसका अभ्यास करो। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। और फिर आता है प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो युद्ध लड़ना, युद्ध का अभ्यास करना, जितनी बार आप युद्ध के अंदर प्रवेश करेंगे उतने ही महारथी योद्धा के रूप में उभरते चले आओ। एक पहलवान जब ओलंपिक में जाता है तो पता नहीं कितनी बार कुश्ती का अभ्यास करता है। मैंने तो सुना है पूरे दिन में 2 से 3 बार वो फाइट लड़ता है। 5 साल अभ्यास करता है एक फाइट के लिए। ये प्रैक्टिस का खेल है, ये छठे से आता है। जरूरी नहीं कि छठा जब तुम्हारा मजबूत होगा तो तुम लड़ोगे ही लड़ोगे। छठा इस बात को भी दिखाता है कि तुम जिस सब्जेक्ट के पीछे लग जाओगे उसकी इतनी प्रैक्टिस करोगे कि आप, ऐसा हो जाएगा मक्खन मलाई, पानी की तरह, उसके तुम मास्टर बन जाओगे। ये है छठा भाव। छठा भाव तुम्हें मास्टर बनाने का हुनर सिखाता है, मास्टर हो जाने का हुनर सिखाता है, तुम्हें किसी बात का एक्सपर्ट बना देता है। छठा भाव विश्लेषण का भाव है कि समस्याओं से जूझना कैसे है, शत्रु को मापना तोलना कैसे है, शत्रु को समझना कैसे है, इस बात का ज्ञान छठा भाव करवाता है। इसलिए इससे हाउस ऑफ एनालिसिस। आप सोचो हमारे संत कितने महान, हमारे ऋषि कितने महान थे। युद्ध के लिए बड़े बड़े योद्धा भेज दिए और लड़ने के लिए बुध ग्रह को भेज दिया। छठा भाव का स्वामी तो बुध है, लड़ने के लिए मंगल को भेज दिया। नहीं, युद्ध लड़ने के लिए कौन है आपका शत्रु? मंगल है, शनि है,
राहु है, केतु है, और इनसे लड़ने को भेज दिया बुध ग्रह। काल पुरुष, कन्या राशि, स्वामी बुध। क्या कमाल का साइंस है, क्या अद्भुत साइंस है, कितना गहरा विज्ञान है। अगर आप किसी स्थिति का सही सही विश्लेषण करने में सक्षम नहीं है, तो निश्चित रूप से बीमारी हो या शत्रु हो या कर्जा हो, वो तुम्हें मार डाले। अगर तुम अपने शत्रु को, अपने कर्जे को, अपनी बीमारी को समझने में सक्षम हो, तो निश्चित रूप से तुम जीतोगे ही जीतोगे। ये जीत तुम्हारी होनी ही होनी है, ये सुनिश्चित मान के चलो। अब प्रश्न उठता है कि साहब, छठे भाव का स्वामी जिस भाव में जाएगा तो क्या जाएगा, क्या करेगा वो? सिंपल सी बात है। अरे आप जैसे अपने घर में हो और आप किसी होटल में चले जाते हो एक रात को रुकने के लिए, क्या आप अपना नेचर घर पे रख के जाते हो क्या? नहीं जाते ना, हम अपना नेचर घर पे रख के जाते हैं। एक गुस्सैल आदमी जब होटल में जाता तो हम सोचते रहे कहीं झगड़ा ना कर ले होटल वाले से। एक सॉफ्ट आदमी जाता तो उम्मीद ही नहीं करते कि यार झगड़ा करेगा। छठे भाव का भी अपना नेचर है। छठे भाव का स्वामी का मतलब क्या? उसका सिंपल मतलब है, वह ग्रह जो छठे भाव के गुणों को आत्मसात करके उस भाव में जा रहा है। अगर छठे भाव का स्वामी दसम में गया, तो दसम में आपको क्या मिला? वो क्या चीज लेके चला गया? वहां पे वो आपका कंपटीटर साथ में ले गया, झगड़ा साथ में ले गया, आपका दुश्मन ले गया, बीमारी ले गया। फलादेश क्या हुआ? आप जब कर्म करने निकलोगे, आप अपने कर्म क्षेत्र में निकलोगे, जब आप अपने ऑफिस में बैठोगे, जब आप अपने धंधे पर होंगे, जब आप अपनी नौकरी के स्थान पर होंगे, वहां पर आपको कोई ना कोई आपका शत्रु भी मिलेगा। वहां कोई ना कोई आपको क्रिटिसाइज करने वाला भी मिलेगा, कोई ना कोई आपसे शत्रु भी मिलेगा वहां पर। तो वो कहाँ मिलेंगे? वो कर्म स्थान में मिलेंगे। पॉइंट समझ रहे हो? दसम का स्वभाव नहीं है शत्रुता। दसम भाव का स्वभाव नहीं है शत्रुता। वो तो कला सिखा रहा है कि कर्म को करना कैसे है। पर छठा भाव जब वहां चला जाएगा, तो कहेगा भाई कर्म तो करेंगे, पर झगड़ा भी प्रॉपर करेंगे। ऐसे थोड़ी हो जाएगी बात। छठा भाव कहता है सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा यहाँ कोई मेरा दुश्मन तो नहीं है, और दुश्मन जो होगा उसे चुन चुन के मारूंगा, उसको सबको एलिमिनेट करूंगा। एक बेसिक सिद्धांत बता रहा हूं। जैसे ही छठे का स्वामी पंचम में गया, पांचवे का बैंड बज गया। अफेयर चल रहा था, प्रेम चल रहा था, बीच में शत्रु भाव पैदा हो गया। जिससे अथाह प्रेम करते थे वही उसी के हम शत्रु बन बैठे। या क्या होगा? या हम सारा शत्रु भाव से छोड़ करके टोटल सरेंडर हो जाएंगे, टोटल सरेंडर। जो करेगा सो करेगा। तो छठे भाव का स्वामी कहां जाकर के बैठता है, ये इस बात पे डिपेंड ज्यादा करता है कि आपको क्या चाहिए। छठे भाव का स्वामी किसी भाव में बैठा है, वो आपके लिए अच्छा या बुरा है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि तुम्हें क्या चाहिए। क्या चीज थी जो तुमसे छिन गई, और क्या चीज थी जो तुम्हारे पास आ गई। उस बात पे आप डिसीजन लेना कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ। अगर छठे का स्वामी लगन पे चला गया, तो शांति वाले कहेंगे बहुत बुरा हुआ। छठा यानी झगड़ा तो दिमाग में ही आ गया। बंदे ने तो झगड़ा करना ही करना है, उसने कमियां निकालनी ही निकालनी है। एक्चुअली में छठे भाव का स्वामी चाहता है कि कोई मेरा दुश्मन बचे ही ना।
मुझे ओनली वन, मैं ही दिखना चाहिए, मेरे शत्रु मेरा कंपटीटर मुझे दिखाई नहीं देना चाहिए, इसलिए वो फाइट लाइक ए हेल करता है। तो जब युद्ध में घुसता है तो बिल्कुल अपने आप को झोंक देता है, अच्छी ढंग से झोंक देता है। शांति वाला कहेगा ये तो मामला बड़ा गड़बड़ है, तो लड़मरा तो बड़ा आफत पैदा कर देगा। युद्ध वाला कहेगा अरे अरे बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, आई विल फाइट। वो परेशानियों से कैसे जूझना है, ही नोज वेरी वेल। तो मुद्दा ये है कि आप क्या चाहते हो। अगर आपको ये भी साथ में देखना होगा, जब छठे भाव का स्वामी किसी भाव में जाता है तो अपने से कितने स्थान आगे। जब छठे का स्वामी दसम में जाएगा तो अपने से पंचम गया। पंचम मीन्स आप प्रेम में पड़ गए हो, फॉलिंग इन लव। फॉलिंग इन लव, आपको बड़ा मजा आता है जब आप अपने कर्म क्षेत्र में अपने कंपटीटर को हरा देते हो। जब आप उसको पीछे छोड़ करके आगे निकल जाते हो तो यू विल एंजॉय। ये वो लोग होते हैं जब धंधे में आते हैं तो पहले कहते हैं टॉप 10 की लिस्ट निकालो, इस क्षेत्र के टॉप 10 कौन है। पहला टारगेट यही है कि इनको पीछे छोड़ना है, बाकी तो बाद में बात करेंगे। पहले वो अपने शत्रु, अपने एनिमी को पकड़ के बैठ जाते हैं और वहीं से गोल और सेटिंग करना शुरू करते हैं, और जैसे जैसे वो अचीव करते हैं वो एंजॉय करते हैं लाइफ। अब आ रहा है लाइफ में मजा। मैं खुद अब 5वें स्थान पर हूँ, अब तो ऊपर के 4 ही बचे हैं, चारों को भी सुलट लूं, ये उसकी फिलॉसफी है। पर जब यही छठे भाव का स्वामी पंचम में जाता है, इट्स ए लॉस हाउस फॉर द सिक्स। छठे से 12वां है जी ये, छठा खत्म, समाप्त, सरेंडर। प्रेमी के भरोसे छोड़ के बैठ जाएगा अपने आप को, जो कुछ करेगा प्रेमी करेगा। और ऐसे में प्रेमी गड़बड़ कर गया, फिर जीवन में रहेगा अरे बाप रे, मुझे उसी ने मारा जिससे हम बहुत प्रेम करते थे। किश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम। ये इसी व्यक्ति ने बनाया। ये है आपका छठा। प्रश्न उठता है कि साहब इनके उपाय कैसे करें। पहला सूत्र उपाय करने, छठे भाव के 12वें को स्ट्रॉन्ग कर। छठे भाव के 12वें को स्ट्रॉन्ग कर दो। अगर युद्ध लड़ना मुश्किल हो रहा है, अगर कर्जा नहीं चुकाया जा रहा, शत्रु ऐसा है कि साहब क्या करें, दिक्कत ज्यादा दे रहा है, बीमारी से फाइट नहीं हो पा रही है, पहला सूत्र, एम्पावर द लॉर्ड ऑफ 5th हाउस। उसका जेमस्टोन पहनो, पंचम भाव का। पंचम भाव का मंत्र जाप करो, जो भी लॉर्ड है ग्रह। कुछ ना समझ में आए तो पंचाक्षरी मंत्र चूज कर लो। और जो भी वहां पर राशि फॉल करती है, उस राशि का जो स्वामी ग्रह है, उसका जो देवता है, उन देवता का अगर पंचाक्षरी मंत्र चूज कर लोगे तो बेटर रहेगा। पंचाक्षरी मंत्र छठे भाव के दोषों को कम करना शुरू कर देता है, एलिमिनेट करना शुरू कर देता है। इसलिए जो लोग ओम नमः शिवाय का पाठ करते रहते हैं, तो धीरे धीरे उनके अंदर से शत्रु भाव समाप्त हो जाता है, अग्रेशन खत्म हो जाता है। पर ध्यान रहे, अगर आप एक व्यापारी हो तो ये अग्रेशन आपका खत्म नहीं होना चाहिए। अगर अग्रेशन खत्म हो गया तो आप धंधे में फेल हो जाओ। बिजनेस अग्रेशन का ही खेल है।
जोश का खेल है, होश का खेल है, विश्लेषण का खेल, जो कि छठा ही देता है। तो इसकी ताकत जब आप छठे की कमजोर करने बैठते हो तो सोच समझ करके कर कि आप करने क्या जा रहे हैं, किस तरीके से उसको ठीक करने जा रहे हैं। दूसरा सूत्र है, जो ग्रह हमें परेशान कर रहे हैं, जो ग्रह छठे के प्रभाव को बढ़ा रहे हैं, नेचुरल वे से छठे का प्रभाव बढ़ाने की ताकत मंगल ग्रह रखता है। मंगल को क्या कहते हैं हम कहते हैं ब्रह्मचारी ग्रह, और छठा भाव ब्रह्मचर्य का ही भाव है। मंगल ब्रह्मचारी, छठा भाव ब्रह्मचर्य, इसलिए वो सिर्फ अकेला ही रहना चाहता है। अभी क्या सूत्र बताया था, छठा भाव कब लौट कहा है, जहां भी जाएगा वो कहेगा मुझे अकेला ही चाहिए, बस दूसरा नहीं दिखाई देना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य का भाव, तो आप मंगल के देवता से ही प्रार्थना कर, मंगल की देवी से ही प्रार्थना कर। अंगारक देवा मंगल का ही नाम है, जो अंगारों से उत्पन्न हुआ। धरती पुत्र, जो धरती से पुत्र पैदा हुआ, उज्जैन की नगरी, उज्जैन में पैदा हुआ, वहां भयंकर है, सबको समाप्त करने की ताकत रखता है। यही वो ग्रह है जो आपको युद्ध में झोंक देता है। यही वो ग्रह है जो आपको मृत्यु से डर नहीं पैदा करता है। पता है, लड़ना मेरा स्वभाव है, लड़ना मेरा धर्म है, और मैं युद्ध तो करूंगा, मृत्यु की परवाह मुझे नहीं। इसलिए मंगल, जिसकी जो कि दक्षिण दिशा के स्वामी हैं, और दक्षिण दिशा जिसके स्वामी स्वयं यमराज। इसलिए हमारे सनातन धर्म में जब मृत्यु हो जाती है, दक्षिण की तरफ सिर करके ले जाते हैं कि नहीं ले जाते, यमराज की दिशा की तरफ। बट इसका मतलब ये नहीं कि यमराज बड़े खराब है, ऐसा नहीं सोचना। यमराज की दिशा में सोने से ही प्रॉपर नींद आती है, और नींद का भाव 12वां है। 12वां भाव छठे का अपोजिट है, जो आपको नींद देता है। और नींद, समाधि, ध्यान, ये सभी आपके अंदर जो विद्यमान 6 शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मच्छर, ये सब जो विकार आपके अंदर हैं, जो आपके आंतरिक शत्रु हैं, ध्यान समाधि, इन चीजों से पार ले जाते। जब हम नींद प्रॉपर नहीं लेते तो यही आंतरिक शत्रु हमारे पर अटैक कर देते हैं हमारे, और हमारे जीवन में रोग बढ़ना शुरू हो जाता है, बीमारियां आना शुरू कर देती। 12वां भाव का भी ध्यान रखना है। तो दूसरा सूत्र क्या था, कि जो ग्रह है इस भाव को बढ़ा रहा है, उस भाव के देवता से ही प्रार्थना कर लो। अब मंगल के देवता हनुमान जी, साउथ में चले जाओ कार्तिकेय जी, देवी की बात करोगे तो माँ बगलामुखी। अब आपके पास है कि आप क्या करते हो, तो रेमेडी बन गई, हनुमान जी की साधना करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो। हनुमान चालीसा का पाठ करने से
लड़ाई का खतरा कम हो जाता है, बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। इसी प्रकार से अगर शत्रु आपके ज्यादा मजबूत है तो हनुमान जी के तंत्र स्वरूप का ध्यान करके हनुमद वडवानल स्त्रोत का पाठ करो। हनुमद वडवानल स्त्रोत बड़ा प्रभावशाली स्त्रोत है। अगर शत्रु आपका जान का दुश्मन बन जाए, आपका पीछा करे, तो हनुमान जी का ये स्त्रोत बहुत ही प्रभावशाली है। और शत्रु एक से ज्यादा हो तो श्री लांगुला स्त्रोत, लांगुला एक अस्त्र का नाम, लांगुला अस्त्र भी लिख सकते हो, श्री लांगुला अस्त्र माला मंत्र का जाप भी कर सकते हो। इसी प्रकार से हनुमान जी का मंत्र हम हनुमते रुद्रात्तम काय हुम फट, इसको तेज स्वर में ऊंचे स्वर में बोल करके भी आप साधना कर सकते हो। साधना करने से पहले उस देवी देवता के नियम कायदे कानून समझ लेना, साधना करने के नियम समझ लेना, जब ही आगे बढ़ना। बिना गुरु की आज्ञा के ये प्रयोग नहीं करने चाहिए। देवी माँ बगलामुखी, माँ बगलामुखी का अनुष्ठान, माँ बगलामुखी का मंत्र जाप आपको लाभ दे सकता है। खास करके अगर मुकदमा लग गया, झूठा मुकदमा, सच्चे मुकदमे में कोई नहीं बचाएगा, ये ध्यान रखना। कुछ लोग इस गलत फहमी का शिकार रहते हैं, पहले गलत कर्म करते हैं, लोगों को सताते हैं, लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं, और जब मुकदमे में फंस जाते हैं तो माँ बगलामुखी का अनुष्ठान कराते हैं या माँ बगलामुखी के मंदिर में जाना शुरू कर देते हैं। थोड़ा बहुत राहत तो देती है माँ अपने भक्तों को, पर निश्चित रूप से माफ नहीं कर पाएंगे। तो अगर जीवन में गलत मुकदमा लग गया हो, कोई शत्रु बिना मतलब आपको तंग कर रहा हो, आपको तंग करने के मकसद से किसी ने आपको झूठे मुकदमे में फंसाया हो, तो समझ लेना ये मंत्र जाप आपके लिए रामबाण काम करेगा। मंत्र बहुत प्रसिद्ध है। ओम हलीम बगलामुखीम सरदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ्याम जीव्याम किल्यम ह्रीम ओम फट स्वाहा। इसके कई स्वरूप हैं, आप ये भी कर सकते हो। ओम हलीम मम सरदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ्याम जीव्याम किल्य बुद्धि नाशय हलीम ओम फट। और जब हवन करेंगे तो स्वाहा लगाना अंत में। ये आप लिख करके सामने रख करके ही मंत्र जाप करेंगे, इसके नियम अलग हैं, वो समझने के बगैर आपने ये काम नहीं करना। प्रणाम भारद्वाज साहब, मैं अभी तो क्लास में हूँ, मैं अभी तो एक मिनट 1 मिनट। तो इस प्रकार से आपको इस चीज के अंदर बिना सोचे समझे प्रवृत्त नहीं होना है। अंडर गाइडेंस ही आपको वर्क करना है। ऐसे ही माँ बगलामुखी खड़ग माला स्त्रोत आता है, उसके 21 पाठ करने से भी लाभ मिलता है। पर देख लेना, लड़ाई झगड़ा बीमारी कर्जा, उनके कारक को तो देखना ही देखना, पर ये देखना कि मंगल उसमें एक रेस्पॉन्सिबल प्लेनेट होना चाहिए। अगर मंगल उस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है और आप फिर मंगल ग्रह की साधना में लगे पड़े हो, तो पूर्ण लाभ तो नहीं प्राप्त हो पाएगा, कम लाभ हो। इसी तरीके इसलिए सबसे पहले डायग्नोज करो कि प्रॉब्लम मंगल दे रहा है या राहु दे रहा है या शनि ग्रह दे रहा है, कौन दे रहा है।
अगर प्रॉब्लम शनि ग्रह से आ रही है तो माँ काली का मंत्र सर्वोत्तम साधन है। और माँ काली में भी विशेष करके भद्रकाली और बड़ा फेमस मंत्र है। अगर कोई भी आपको तंग करता है, ओम होम काली महाकाली किली किली फट स्वाहा। फिर से बोल रहा हूं, ओम होम काली महाकाली किली किली फट स्वाहा। इस मंत्र का पाठ करने से, आधा घंटा जाप करने से, या माँ काली के मंदिर में जाकर के इस मंत्र अनुष्ठान करने से, सरसों के तेल का दीपक लगाने से, सरसों के तेल से बनी हुई मिठाई या भोग नैवेद्य अर्पित करने से आपको शनि ग्रह से जो बाधा आ रही है वो डाउन होगी। इसी प्रकार से बटुक भैरव यानी कि काल भैरव का ही रूप है बटुक भैरव। भैरव के 52 रूप हैं, 52 प्रकार के भैरव हैं तंत्र शास्त्र में। उनमें से एक रूप है बटुक भैरव। अचानक से कोई आपदा आ जाए, अचानक से कोई इवेंट खड़ा हो जाए जिसकी आपने कभी जीवन में उम्मीद ना की हो, तो बटुक भैरव मंत्र आपको बहुत लाभ दे सकता है। ओम ह्रीम बटुकाय आब्दू द्वारणाय बटुकाय ह्रीम। सिंपल मंत्र है, ओम ह्रीम बटुकाय आब्दू द्वारणाय बटुकाय ह्रीम। ये आपको गूगल पे भी मिल सकता है, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब प्रसिद्ध मंत्र है। सर एक बार और बोल दो। ओम ह्रीम बटुकाय आबदू यानी आपदा से आबदू बनाए, द्वारणाए मतलब उससे निकाल दे, द्वारणाए बटुकाए हरिम। और बहुत सारे साबर मंत्र भी हैं जो शत्रु नाश के लिए होते हैं बहुत। तो इस प्रकार से आप शनि ग्रह के लिए उपाय कर सकते हैं। और यदि ये राहु ग्रह की प्रॉब्लम आ रही है तो आप माँ दुर्गा का अनुष्ठान करें, नवारण मंत्र का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः। नमा लगाने से मंत्र शांत हो जाता है। अगर मंत्रों के बारे में आपको विशेष रूप से समझना हो तो मेरा एक कोर्स था, मैंने पढ़ाया था मंत्र एस्ट्रोलॉजी के नाम से। ये हमारी ऐप है एस्ट्रो पाठशाला की, उसमें मैंने काफी डिटेल में समझाया हुआ है उस कोर्स में कि नमः कब लगता है, फट कब लगता है, और कब हम ओम लगाएं कब ओम ना लगाएं। तो मंत्रों के बारे में काफी लंबी क्लास है, तो वो जा करके वहां से भी सर्च कर सकते हैं। तो माँ दुर्गा जी का पाठ करने से राहु ग्रह शांत होता है। अब चाहे आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, निवारण मंत्र का पाठ करें, दुर्गा जी को नारियल अर्पित करें, ये सभी चीजें आपको इन ग्रह दोषों में आराम देती है। रेमेडीज बहुत हो सकती है, में कोई संचय नहीं। और सारी रेमेडीज कहती हैं भागो मत, युद्ध करो, थोड़ा रिलीफ चाहिए तो हम दे देंगे। बाकी विस्तार पूर्वक निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है प्रताप जी ने आपको इन दिनों में बहुत डिटेल से जानकारी निश्चित रूप से दी होगी, इस सब्जेक्ट को गहराई में ले गए होंगे। अगर कोई आपका प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। सर एक नमस्ते सर।
सर एक प्रश्न है, वो जो आपने कहा फिफ्थ हाउस को स्ट्रॉन्ग करे उसके लिए पंचाक्षरी मंत्र ये करने के लिए कहा आपने, तो सर वो हमारे सिक्स्थ हाउस का लॉस है। तो सिक्स्थ हाउस तो हमारी नौकरी का भी भाव है सर, तो ये करने से हमारे नौकरी में कोई फर्क पड़ेगा? नौकरी के लिए भी जोश की जरूरत है और व्यापार के लिए भी जोश की जरूरत है। इसीलिए जब आप कोई मंत्र सेलेक्ट करते हैं तो कहते हैं बहुत सोच समझ करके सिलेक्ट करो। नौकरी का मतलब, अच्छी नौकरी कौन कर सकता है? सर जिसमें सरेंडर भाव, जी सर। जिसमें ये भाव हो कि मालिक जो कहेगा मैं उसको बिल्कुल कर दूंगा और एक्सपर्ट तरीके से कर दूंगा, उसकी नौकरी सदा सेफ। राइट सर। और जो कहे कि मालिक में ये गड़बड़ है, मालिक में वो गड़बड़ है, मालिक फलाना है, मालिक ढिमकाना है, तो उसकी नौकरी सेफ नहीं है। ये सिंपल कंसेप्ट है। राइट सर। पंचम भाव है प्रेम का, और नौकरी में प्रेम काहे का? नौकरी में प्रेम मिला है क्या? किसी भी नौकरी करने वाले व्यक्ति से पूछो, वो कहते जी हम इतना काम करते हैं, दिन रात थकते हैं, पर हमें प्यार नहीं मिलता। एक ज्योतिष का ज्ञानी व्यक्ति आपको समझा सकता है, ये बहुत राज की बात है कि आप वहां प्रेम प्राप्त करने के लिए निकले हो कि नौकरी करने के लिए निकले हो। राइट सर। हमारी एक्सपेक्टेशन ही रॉन्ग है, हमारी एक्सपेक्टेशन ही रॉन्ग है। राइट सर। माँ से पत्नी का प्यार और पत्नी से माँ का प्यार की उम्मीद रखने वाला माँ मूर्ख ही होगा, जबकि दोनों ही महिलाएं हैं और दोनों का ही एक उद्देश्य है प्रेम देना। दोनों ही प्रेम मूर्ति है, फिर भी उम्मीद गलत राइट सर। है। ऐसे ही हमें नौकरी के समय, और हम ये पंचम को स्ट्रांग बनाने निकलेंगे तो समस्या तो आएगी ना। जिनके अफेयर चल रहे होते हैं नौकरी में रहते हुए, उनसे पूछ के देखो, वो कहते हैं कैरियर पे फोकस ही नहीं हो रहा है। क्योंकि लड़का जहां भाग गया नौकरी करने, लड़की वहां भाग जाती है, लड़की जहां भाग जाती है, लड़का वहां नौकरी छोड़ने वो अपना कैरियर दाव पे लगा देता है। होता है कि नहीं होता? ऐसा ही हाँ जी होता है। सर। उन्हें तो भागना है ना, उन्हें तो प्रेम का मतलब है, तो प्रेम का मतलब है तो नौकरी पे फोकस कहाँ से होगा? राइट सर। प्रेम कर लो या नौकरी कर लो। देखो, कुछ चीजें प्रेम की बड़ी विरोधी हैं, ये ध्यान रखना। छठा भाव प्रेम विरोधी है, 10वां भाव प्रेम विरोधी है। कर्म क्षेत्र है ना, आप कर्म क्षेत्र पे प्रेम करने बैठ गए, क्या होगा? कर्म के समय में प्यार नहीं। अगर यू आर द बॉस और आपकी अपनी औलाद भी वहां पर उस काम के लिए बैठी हुई है, तो बिल्कुल उसको ऐसे ही ट्रीटमेंट दो जैसे आप अपने एम्प्लॉय को, तो आप उसे कामयाब एंटरप्रेन्योर बना पाएंगे। वहां अगर बेटा बेटा कहते रहे, राजकुमार बेटा, खा ले बेटा, पी ले बेटा, तो उसने आपकी फैक्ट्री डुबो देनी है निश्चित रूप से, मान के। और वहां पर बिल्कुल वैसे ही किया, हाँ भाई बोल, ये काम क्यों नहीं किया और अभी तक क्यों नहीं हुआ, जवाब दे इसका। और दे डांट पे डांट, दे डांट पे डांट। इसलिए जो अच्छे व्यापारी हैं, उनके जो बच्चे हैं हमारे पास बड़े आते हैं कि बापू के साथ बन नहीं रही है। क्यों नहीं बन रही है? और बापू कह रहे नौकरी भी नहीं करनी, संभालनी अपनी फैक्ट्री है, पर बापू बहुत हानिकारक है, बहुत बेइज्जती करता है, इतना तो दुश्मन भी नहीं करता। कहीं और जाके नौकरी कर लूंगा तो इज्जत मिलेगी, पर बाप के यहाँ तो बिल्कुल इज्जत नहीं मिल रही, मेरे तो इज्जत का फलूदा बना दिया। एक्चुअली में बाप उसका दुश्मन नहीं, बाप इस कला को जानता है कि छठे और 10वें भाव में प्रेम नहीं है। यहाँ प्रेम दिखाया तो मारे जाए। समझ में आया आपको? हाँ जी सर, थैंक यू सो बहुत मच। सिंपल। हाँ चारू जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। एक
एक एक्चुअली मुझे 6th हाउस की प्लेसमेंट 11th हाउस में थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही, जैसे कि क्या कुंभ नहीं लगन की समझ में कुंभ। आया वो बताइए। हाँ, जैसे छठे कि भाव कुंभ का लग। स्वामी 11वें में गया। हम्म। छठे भाव का स्वामी 11वीं में गया है, या 11वें भाव का स्वामी छठे में आ गया? एक चीज पकड़ो, एक चीज पकड़ो, छठे को पहले हम्म। 11वें में तो पहुंचा दो, हाँ हाँ। बाद में आ जाना 11वें को छठे में। हम्म। पहले छठे में पहुंचाओ, बताओ हम्म। क्या बना ये। छठ हाँ, छठे अभी भाव तक का जो स्वामी सीखा वो जब। बताओ। हाँ, छठे भाव का स्वामी जब 11वें में आता है तो छठे भाव के सारी चीजों को उठा के 11वें भाव में ले आता है। जैसे कि जैसे कि रोगों को भी, दुश्मनों को भी ले आएगा, तो वो लड़ने की प्रवृत्ति होती रहेगी 11th हाउस के लोगों के साथ। जी। इस तरह की चीजें होनी चाहिए। लेकिन इसके विपरीत, अगर अगर 11th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में आ गया। वो मैं छोड़ो, बस। वो हाँ छोड़ो चारों जी, वो तो सीन ही बदल दिया ना आपने। हाँ, बस पहले इन सीन में दोनों में। टिके रहो, पहले सीन को कंप्लीट कर लो। हाँ तो छठे का स्वामी छठे में, हम्म। 11वें का मतलब छठे का स्वामी छठे में, आप ऐसे बोलो। अच्छा। छठे का स्वामी छठे में, अपने से छठा गया। हाँ, अपने 11 से तक छठा गिनो। गया। अपने से छठा जैमिनी, गया, हाँ। जैमिनी ऋषि का एक सूत्र है, तन्नई तन्नो दंड हरा। इट्स मीन वेरी नेगेटिव, नॉट गुड। आपको आसान भाषा में बताओ। छठे का छठा, छठे की पावर स्क्वायर में चली गई। जैसे कुंडली का तीसरा भाव 8वें का 8वां, तो हम कहते हैं यार ये तीसरा भाव तो मृत्यु भी करवा सकता है, हाँ। क्योंकि 8वें का 8वां। पंचम भाव को लक्ष्मी भाव क्यों कहते हैं, जबकि वो लक्ष्मी भाव है थोड़ी, लक्ष्मी भाव नहीं है। एक्चुअल में वो नवम का नवम है, नवम भाग्य, पंचम महाभाग्य। अरे नवम तो तुम्हें प्रमोशन देगा, और पंचम ने तो औलाद देनी है। अगर वो सुखी निकला, वो आपकी अच्छी निकल आई, तो लोग आपको भाग्यशाली नहीं कहेंगे, महाभाग्यशाली कहेंगे। अगर औलाद हम्म। आज्ञाकारी निकल आई और वो नालायक निकल आई, तो लोग बड़े मजे लेंगे। हैं, ये तेरी कोठियां, ये तेरे बंगले, ये तेरी गाड़ियां, सब ये औलाद तेरी आराम से बल्ले सिर लगा करके जाएंगी। सारा खेल ही पंचम पर टिका हुआ है। तो जो स्केयर में चीज चली जाएगी, लगन का लॉर्ड लगन में, हमने कहा वाह बहुत बड़ा हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। काहे को बढ़िया हो गया भाई, क्योंकि लगन का लॉर्ड लगन में स्केयर डबल हो गया, पावर डबल हो गई। छठे का छठा, पावर दुगनी हो गई, 6th डबल हो हाउस की गई, पावर स्केयर दुगनी हो हो गई। गई। दुगनी भी नहीं बोल रहे, स्केयर हो गई। 6th हाउस की पावर। 4 बाई 4 को, 4 को स्क्वायर करेंगे तो 16 आता है, दुगनी तो 8 हो जाएगा, तो दुगनी स्क्वायर है ये मामला। तो ये कोई, अगर आपको युद्ध पसंद है तो निश्चित रूप से आपको जीवन में बहुत बड़े बड़े संकटों में डालने वाला युद्ध। ठीक है। ठीक है गुरुजी। तो इसका मतलब किसी का अगर कोई केस वेस अब चल रहा हो तो आपकी उसमें उस तो बात पे बढ़िया। आते हैं कि 11वें का लॉर्ड क्या करेगा। हम्म। 11वें का लॉर्ड, 11वां करता क्या है, 11वें का काम है आपको दंड देना, छठे भाव से रिलेटेड। छठे का छठा 11वां है ना, हम्म। तो दंड देने का काम करेगा। छठा भाव जो डिसाइड कर दे उसको इम्प्लीमेंट करने का कार्य 11वां भाव करता है। जैसे छठे भाव ने आपको कर्जे में डाल दिया, कर्जा छठे भाव से देखते हैं। हाँ। अब इस कर्जे में फंसोगे या इस कर्जे को एंजॉय करोगे, ये 11वां भाव डिसाइड करेगा। 11वें के हालात ठीक है तो बिल्कुल नहीं फंसोगे, पार जाओगे। कि कितने भी करोड़ों का कर्जा ले लो, और ये गड़बड़ा गया तो फंसा देगा।
ये तुम्हें दंडित करेगा कि तुमने कर्जा लिया क्यों। 11वां भाव उन सब बातों के लिए दंडित करता है जो जो गलतियां आप करते जाते हो, छठे भाव से रिलेटेड। जैसे छठा भाव मैंने शुरुआत की है तो विकृति का भाव है। विकृति का मतलब क्या, जो आपकी डे टू डे लाइफ के अगेंस्ट हो। छठा, पहला भाव प्रकृति, छठा भाव विकृति। आपको प्रकृति ने जैसा सोने के लिए, उठने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए दिया है, जो ब्रह्मांड ने आपको डिसिप्लिन दिया है, जो ब्रह्मांड ने आपको सूत्र समझाए जीवन जीने के, उसके खिलाफ अगर आप जाओगे तो छठे में गिरोगे। बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं भाई, किसी के सामने हाथ मत पसारो, हाथ मत फैलाओ। तुम कर्जा लेके बैठ गए। उन्होंने कहा सही ढंग से खान पान करो, तुम उल्टा सीधा खा रहे हो। आपका नेचर खराब है, छठा एक्टिवेट हो जाएगा। आपका करेक्टर ठीक नहीं है, छठा एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट मीन्स बीमारी वाला एक्टिवेशन, रोग वाला एक्टिवेशन। इसलिए कहते हैं आपका सबसे बड़ा शत्रु आप स्वयं है। आपका सबसे बड़ा परम मित्र कौन, आप स्वयं है। मनोविज्ञान कहता है योर माइंड सेट इज योर बेस्ट एनिमी, योर माइंड सेट इज योर बेस्ट फ्रेंड, इट्स योर चॉइस, चेक योर माइंड सेट। इसलिए हम कहते हैं लग्नेय सदैव हितकारी। लगना लॉर्ड अगर अच्छा बैठा है तो आपका माइंड सेट अच्छा है। लगना लॉर्ड खराब हो गया तो माइंड सेट ही गड़बड़ है। जब कर्जा नहीं चाहिए, जब कर्जा लेके बैठ जाओगे, जब कर्जा चाहिए, जब कर्जा नहीं लोगे, तो आपको फंसाएगा ना। ठीक है, गुड। चंद्रिका जी। सर एक कुंडली है उसमें सिक्स भाव के रिलेटेड है, कैन आई आस्क दैट सर? हाँ बताइए। सर लियो एसेंडेंट है और एट्थ का लॉर्ड जुपिटर सिक्स्थ में आके बैठे हुए नीच हो गए हैं, जी। और फिफ्थ हाउस में जुपिटर के हाउस में राहु बैठे हैं। एक ही चीज पे आइए कि सिंह लगन है और सिंह लगन में अष्टम का स्वामी बृहस्पति छठे भाव में नीच राशि में चले गए। अब यहां बताएं क्वेश्चन क्या है। और सर सेकंड पार्ट, क्योंकि छोड़ो फिफ्थ, छोड़ो, वो मैं पूछूंगा चंद्रिका जी जब जुड़तोगे तो नहीं सर तो ये सब कंफ्यूज हो जाएंगे। इस केस में जैसे आपने एक बताया था कि फिफ्थ को स्ट्रॉन्ग करो। पहली बात तो फिफ्थ को काहे को स्ट्रॉन्ग करना, छठे के साथ क्या घटित हुआ। पहले अगर तो ये बताओ, अष्टम का लॉर्ड नीच का होके छठे में चला गया, अच्छा हुआ बुरा हुआ। सर नॉट क्लियर सर, ये विपरीत राजयोग बना नहीं बना, क्योंकि एसेंडेंट के ऊपर चलो यही बताओ, बना के नहीं बना। सर एक तरीके से नहीं बना, क्योंकि एसेंडेंट के ऊपर दृष्टि नहीं है। ध्यान रखिए, इसका नाम ही विपरीत है। विपरीत राजयोग वाल बनाने वाला ग्रह, ध्यान से समझिएगा, विपरीत राजयोग बनाने वाला ग्रह जब तक पाप ग्रह की दृष्टि में ना हो, पाप ग्रह के साथ में ना हो, या वक्री ना हो, तो वो विपरीत राजयोग बनने ही नहीं देगा। इसलिए बहुत सारे लोगों की समस्या ये भी है कि जब भी विपरीत राजयोग कुंडली में होता है, वो कहते जी कोई नाम तो राजयोग सुनने में तो अच्छा लग रहा है, यही फलित हो जाए, राजयोग ना फलित हो, विपरीत वाला ही फलित हो जाए, अपन तो उससे ही गुजारा कर लेंगे। समस्या ये है कि वो विपरीत वाला भी फलित नहीं हो रहा, क्योंकि ज्योतिषी कह रहा है विपरीत परिस्थितियों के अंदर तुम जीवन में ऊंचा उठोगे। और वो कहता है मैं तो जब भी विपरीत में फंसता हूँ ढंग से ही फंस जाता हूँ, है बाहर निकलना ही महाभारत हो जाता है और लॉस खा के निकलता हूँ, यानी कि फलित नहीं हो रहा है। पर यहाँ पर क्या हुआ, अष्टम का लॉर्ड नीच राशि में चला गया चंद्रिका जी, फलित हो गया। अगर ग्रह में कोई दोष आ गया,
जो भी ग्रह विपरीत राजयोग बनाएगा उसमें अगर दोष नहीं है तो वो विपरीत राजयोग नहीं बनेगा। जैसे अगर शुभ ग्रह बैठ जाए, शुभ ग्रह देख ले, तो उसमें कमी लेकर के आ जाता है, तो ये विपरीत राजयोग बना देगा। ठीक है, विपरीत राजयोग बनने के कई तरीके होते हैं, उनमें से एक ये है। अब देखना तो ये है कि अगर छठे की बात कर रहे हो तो आपने शनि को ढूंढना है। यहाँ गुरु का क्या? गुरु तो छठे भाव में कंप्रोमाइजिंग मोड में ले जाता है इंसान, फ्लेक्सिबल बना देता है, एडजस्टेबल बना देता है। ये गुरु का काम है। गुरु का काम है झगड़ा नहीं होने देना। जब भी बच्चे लड़ते हैं स्कूल के अंदर, मास्टर आता भाग करके कि बच्चे झगड़ा ना करें, उसकी पहली ड्यूटी है कि बच्चे झगड़ा ना करें। वो चाहे उनको डांटे, फटकारे, प्यार से करे, वो उसको मैनेज करता है। अब गुरु अगर छठे भाव में आए तो गुरु का काम क्या है? वो छठे भाव के दोषों को हरेगा, डाउन करेगा, कम करेगा, रोक नहीं पाएगा, डाउन करेगा, कूल डाउन करेगा। इंसान का टेम्परामेंट ही ऐसा हो जाएगा, एडजस्टेबल, फ्लेक्सिबल। दैये छठे का इलाज तो जब करोगे जब शनि महाराज बताएंगे आपको कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। गुरु थोड़ी बताएंगे। गुरु तो किसी के कैसे भी छठे में बैठ जाओ, 12वें में बैठ जाओ, वो व्यक्ति हमेशा भरसक प्रयास करता है कि मुकदमे से बचा जाए, लड़ाई से बचा जाए, लड़ाई से दूर रहा जाए। वो तो इस चीज को अवॉइड करने में लगा रहता है बेचारा। हेल्थ कॉन्शियस रहा जाए ताकि बीमारी का सामना ना करना पड़े। दैट्स इट। क्लियर? ये देखो कितना सिंपल है। हाँ रत्ना जी। थैंक यू सर, बहुत दिनों बाद सुना है, बहुत दिनों बाद आए हैं क्लास में, तो अच्छा लग रहा है। और प्रताप सर ने भी बहुत अच्छे से समझाया। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि छठे, जैसे आप बता रहे हैं जितने भाव आगे गया, जैसे छठे का 8वें में गया, तो 8वें में गया तो वो मतलब जैसे पंचम में गया तो वो प्रेम से लड़ाई लड़ेगा, या जो भी है सिक्स का स्वामी। तो ये अष्टम में गया तो मतलब गुप्त ढंग से लड़ाई लड़ेगा, वो अंदर ही अंदर शांति से, या हमेशा सामने रत्ना जी ये देखो कि वो बेस्ट रिजल्ट कब देगा, जब वो विपरीत राजयोग में कन्वर्ट हो। हाँ छठे का विपरीत लॉर्ड हो गया। अष्टम में गया, नहीं ऐसे कैसे हो गया? जाने से थोड़ी हो जी जाता है। जी, मैं बता रही हूँ, मेष लगन की कुंडली है, छठा भाव कन्या राशि का है, और बुध है जो अष्टम में बैठा है, हाँ, सन और मरकरी। तो अब ये खराब कैसे हो गया बुध, ये बताओ ना, नहीं समझाओ। खराब नहीं हुआ, मैं पूछी हूँ कि वो मतलब अगर शत्रु है या रोग है या लड़ाई झगड़ा है वो तो छोड़ो वो। रत्ना जी, मैं वहीं पे आपका पॉइंट समझ गया। मैं तो, मेरे साथ तो समस्या यही है कि स्टूडेंट आधी बात बोलता है मैं तो ही समझ लेता हूँ। मैं तो बीच में टोक देता हूँ कि बता, आप आगे बताओ और बताओ। या आप ये बताओ कि क्या बुध ग्रह पापक प्रभाव में है? नहीं, या बुध ग्रह किसी पापक ग्रह के साथ बैठा हुआ है? अभी अभी तो सूत्र समझाया था मैंने। अच्छा राहु की दृष्टि है, हाँ पाप ग्रह है, और हाँ, विपरीत राजयोग भी बन गया। ये ध्यान रखना, केवल छठे का 8वें में और 8वें का छठे में बैठने से विपरीत राजयोग फलित नहीं होगा, जी जी सिर्फ जी। कंस्ट्रक्ट हो रहा है। पर क्या वो फ्रूटफुल रिजल्ट देगा या नहीं देगा, फ्रुक्टिफाई होगा कि नहीं होगा, वो जब हम कहेंगे तो हम आगे वो चीज लगाएंगे। अब छठे का स्वामी 8वें में गया है, वहां पे विपरीत राजयोग बना रहा है। इसका मायने क्या? 8वां क्या है? 8वां है गुप्त ज्ञान, छिपा हुआ ज्ञान, जिसको सबके सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। लड़ने के लिए, फाइट के लिए वो गुप्त ज्ञान का यदि सहारा लेगा तो उसको तुरंत रिलीफ मिलेगा। एस्ट्रोलॉजी कम्स फ्रॉम द 8th हाउस। अगर वो ज्योतिष का सहारा लेगा, ही विल गेट रिजल्ट। तो रत्ना जी, ये ज्योतिषी बनने का योग है। अच्छा सर, दूसरा है कि जैसे 6th हाउस में एक राशि पड़ रही है और दूसरी राशि उसकी कहीं ना कहीं दूसरे भाव में भी पड़ेगी, 3rd हाउस या जी, 4th हाउस। तो वो जैसे अब वृष लगन की अगर कुंडली है और 6th हाउस में 7th है, और उसका दूसरा राशि 2nd हाउस में है, तो वो क्या मतलब स्पीच के द्वारा लड़ाई लड़ेगा? कैसे कैसे बना दिया आपने, वो समझाओ मुझे। वृष लगन है, जी, वृष और लगन उन्होंने में शुक्र छठे 6 भाव का स्वामी है, तो लगन जी का स्वामी भी वो है, सेकंड हाउस का थोड़ी हुआ।
अच्छा, लगन का स्वामी सेकंड हाउस में बैठा है, लगन और सिक्स हाउस का स्वामी सेकंड अब हाउस। बताओ क्वेश्चन क्या है? तो वो कैसे शत्रु और रोगों से लड़ाई लड़ेगा? आप मतलब बताओ बोल के, क्वेश्चन क्या बना? स्पीच, यही स्पीच के द्वारा, मतलब बोल बोल के लड़ेगा? नहीं, छठे भाव का स्वामी कहाँ गया पहले ये देखो। सेकंड हाउस, सेकंड हाउस। कितने भाव आगे गया कहने का मतलब? अच्छा, सर नवम, 10 भाव नौ, आगे गया। नवम भाव, No. नौ What भाव। is ninth? नाइन्थ इज भाग्य, धर्म। Ninth is your career. Ninth is your luck. Ninth is your knowledge, higher knowledge. जी, समझ रहे हो बात को? अगर यहाँ पर छठा का लॉर्ड सेकंड में गया, सेकंड इज योर वाणी, स्पीच, वाणी, स्पीच। खानापान। अगर ऐसा व्यक्ति सेल्स में जाता है, बोलने के काम में जाता है, टीचिंग के काम में जाता है, he will get success. कंपटीशन से लड़ेगा। बोलेगा इतना गजब का दूसरे को बोलने के। सेल्स क्या? आइडिया सेलिंग, कन्विंसिंग पावर। थैंक यू सर। जी, कैरियर बना देगा। मिल गया आंसर। देख लो रत्ना जी, हमसे मुलाकात होते ही देख लो कितने बढ़िया बढ़िया सूत्र समझा दिया आपको, है बिल्कुल। ना? इस जी, थैंक यू सर। हमारे सूत्र जल्दी सी किताबों में डायरेक्ट नहीं मिलते हैं, इनडायरेक्ट मिलते हैं। सर हैं वही किताबों के ही नियम है, लेकिन आप उसको प्रैक्टिकल वे में समझाते हो ना, वो कहीं ना कहीं लग जाता है सूत्र, देखने को रत्ना जी मिल मैंने जाता तो है। कभी कभी नहीं कहा कि मैं किताबों से नहीं उठाता। मतलब हमेशा कहता हूँ कि जी, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से नहीं मिलेगा। जितना इजी वे में समझा रहा हूँ उस तरीके से सटीकता से नहीं मिलेगा। फलित पर लोग बहुत कम काम करे होंगे और वो किताबा के उन सूत्रों को नहीं छोड़ पाते। उन्हें लगता है जो बुक में लिखा गया है ना वो सत्य है और उससे चिपक जाते हैं और रिजल्ट मिलते नहीं। मुझे लगता है, मैं क्या करता हूँ, मेरी एक आदत है, जो नहीं काम कर रहा हो तो उसको छोड़ दे। और आप लोगों के लिए फायदा ये हो जाता है कि जिनको मैं छोड़ देता हूँ उनको मैं बताता ही नहीं, मैं डिस्कस ही नहीं करता हूँ। तो मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ जो आपको रिजल्ट दे सके। तो आपको बहुत सिलेक्टेड चीज मिली। जी सर। चलें, तो आज आपके क्वेश्चन आंसर हो गए, तो प्रताप जी आगे आज्ञा है। जी सर, आज ये वर्कशॉप समाप्त हो गई सर फाइनली। तो बहुत बढ़िया। 7 दिन का था, आज 8वीं क्लास थी। देखिए, आप लोगों ने ज्योतिष के वो सूत्र सीखे हैं जो और लोगों ने नहीं सीखे। ये जो छठा भाव जो है जिसको लोग नजरअंदाज करते हैं, एस्ट्रोलॉजर के लिए बहुत बड़ी समस्या है। आप एस्ट्रो पाठशाला के स्टूडेंट हैं, निश्चित रूप से इस छठे भाव को लेके आप किसी भी अच्छे से अच्छे ज्योतिषी को फंसा सकते हैं। ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। आपके इलाके में जाएं, जो अपने आप को बढ़िया ज्योतिषी बताता है उसी को फंसा के बिठा दें। मेरा थोड़ा सा स्वभाव हंसमुख है, पीला स्वभाव है, तो इस बात को ज्यादा सीरियसली ना लो। कहीं सच में किसी ज्योतिषी के पास जाके तंग करने पहुंच जाओ। हाँ, ये निश्चित है कि उसको इसका आंसर नहीं मिलेगा, ये वीडियो अगर नहीं देखेगा तो। सर ऐसे वीकली वर्कशॉप्स अभी 8th को रिलेटेड या 12th के क्या रिलेटेड? करें चंद्रिका जी, हम तो करना चाहते हैं। प्रताप जी ने बहुत बढ़िया लिस्ट बनाई हुई है, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हम लोगों ने सिलेक्ट कर रखे हैं, पर स्टूडेंट्स कम इंटरेस्ट लेते हैं। उनको लगता है यार रतन पहनाने से जिसमें अपने को फायदा होता हो वो करेंगे अपन काम। और जबकि आपको ज्योतिष का पूरा 360 एंगल पर नॉलेज नहीं हो जाता, चाहे वो बहुत एक्सपर्ट ना बने, पर नॉलेज जरूर होना चाहिए, मेरा ये मानना है। जब तक उसके लिए आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है। अब हम टॉपिक वर्कशॉप के वही ला सकते हैं जो हम कोर्स में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं कर पाते हैं। जैसे छठे भाव के लिए ऊपर हम 7 क्लास नहीं रुक पाएंगे, इसलिए हम ये टॉपिक लेके आए। काल सर्प योग का विषय है। अब मैं भी कितना बोलूंगा, एक उसके ऊपर हमें भी क्लास को भी पूरा करना पड़ता है।
और वो भी हमारे सामने चैलेंज है। और फिर क्या होता है कि पूरे क्लास के अंदर 5-7 लोग ऐसे मिल जाते हैं जो इतने क्रिटिक मोड के बंदे होते हैं, वो खुद की लाइफ में भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, वो हमें भी नहीं बख्शते। फिर कोर्स पूरा नहीं हुआ, ये छूट गया, वो छूट गया, वो लास्ट में मन को इतना खराब कर देते हैं। फिर आदमी कहता है यार तू कोर्स टू कोर्स चल, तू दाएं बाएं जाया ही मत। सच बताऊं, ऑनलाइन वालों ने मुझे सुधार दिया। अदरवाइज मैं एक ऐसा आदमी था, अपने ऊपर से आता था नीचे। आप तो चंद्रिका जी आए हैं कई बार, तो आपने देखा ही है जहाँ मैं बैठता हूँ वही हमारा क्लासरूम होता है था, ऊपर हमारा घर है। तो अपने नीचे आता था, मैं स्टूडेंट के अनुसार चलता था, बताओ आज क्या सीख। किसी ने कह दिया विपरीत राज्य, तो विपरीत राज्य पे शुरू हो जाते थे। बहुत स्ट्रक्चर्ड वे से हम नहीं कर पाते थे इतना ज्यादा, पर आनंद बहुत आता। उन्हें इस बात का सेटिस्फेक्शन होता था कि आज जो सीखने का मन कर रहे हैं, सारे स्टूडेंट मिले, उन्होंने डिसाइड किया कि आज गुरुजी से ये पूछते हैं, उनको भी उनके अनुसार रिजल्ट मिलता था। और मुझे लगता था देखो यार, हमने भी जो है जो बोला स्टूडेंट ने कह दिया वो ही करवा दिया। तो एक सर आत्म एक्चुअली संतुष्टि का भाव होता है। अब ऐसा बांध दिया इस ऑनलाइन क्लास में कि हमें बहुत फूक फूक के कदम रखना पड़ता है पर कि एक एक टॉपिक। अभी मैं लाल किताब करवा रहा हूँ, मतलब मैं इतना स्टिक हो गया हूँ, चिपक गया हूँ अपने कोर्स से। तो जो मुझे एक आनंद की अनुभूति मिलनी चाहिए, जिसको जो कि मेरा पैशनेट सब्जेक्ट है पढ़ाना मेरा, बीच बीच में तो मैं एंजॉय करता रहता हूँ चुटकुले सुना करके, वो एक अलग बात है, वो मेरी अलग कला है। बट फिर भी जब हमें समय के बंधन में बांध दिया जाता है ना, और विश्वास नहीं किया जाता, तो आदमी कहता है फिर जैसा चल रहा है वैसे चलने दो भाई, ये जैसा चाहते हैं वैसा कर। तो ये सर ये थोड़ा चैलेंज 71 तो चंद्रिका जी हमारे सामने आया है, नो डाउट। नहीं तो पर अभी देखिए 20 ही स्टूडेंट आए हैं, और 20 स्टूडेंट्स बहुत कम संख्या है ये। और आप चाहेंगे तो निश्चित रूप से हम इस सीरीज को आगे रखेंगे। और प्रताप जी से मैं बात करूंगा, प्रताप जी ने बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक सेलेक्ट किए हैं, जो अक्सर हम क्लास में ज्यादा समय जिन टॉपिक को नहीं दे पाते। और आपने देखा होगा इस तरह की 7 डेज की वर्कशॉप आपको बहुत डिटेल में बताने को तैयार है। बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स कई जगह से सीखते हैं और फिर कहते हैं हम सीख नहीं पाए। क्यों नहीं सीख पाए? मुद्दा टीचर का नहीं है, मुद्दा यह है कि समय कम है, हर कोई भगदड़ में लगा हुआ है, क्या करे। सर हम वही कह रहे हैं सर, ये जो फॉर्मेट रहा है ये बहुत इंटेंस और वैल्यूएबल रहा है 7 डे वाला। यस यस, डेफिनेटली डेफिनेटली, मैं इस चीज को महसूस करता हूँ कि एक समय लगना चाहिए। पहले हम जो लाइव क्लास कराते थे, कोई भी कोर्स मेरा 6 महीने से कम का नहीं होता, मिनिमम ड्यूरेशन इज 6 मंथ। आज 6 मंथ की बात कर दो तो बस पूछो मत, उनको तो लगता है कि 6 महीने में तुम 3 बार एस्ट्रोलॉजर हो जाएंगे। तो अब क्या करें? अब ये चैलेंज आ रहा है। अब स्टाफ हमें कहता है कि साहब ऐसे नहीं, ऐसे करो, सबकी माननी पड़ती है। डिजिटल मार्केटिंग वाला कहता है छोटा कोर्स करो जी, ज्यादा बड़ा मत करो जी, स्टूडेंट्स के अपने चैलेंजेस हैं, वो चैलेंज है ना। तो नो डाउट पैसा हमारे पास आता है, और जो एक खुशी और एंजॉय वाली बात, हम जो लाइव क्लास में मात्र 15 लोगों को, 18 लोगों को पढ़ाने में जो हमें आत्म संतुष्टि का भाव होता था, जबकि उस समय फीस ज्यादा थी, उसके बावजूद जो हमें एक बहुत आनंद की अनुभूति होती थी, वो आनंद की अनुभूति कम हो रही है। खास करके मुझ जैसे प्रतापशील जैसे अध्यापकों के जान को बड़ा दिक्कत आ गई है। अदरवाइज जो फास्ट मोड में चल रहे हैं आज के टाइम में, वो बड़े खुश हैं। जिनका उद्देश्य मात्र धन कमाना है, वो तो इस आज के टाइम से बड़े खुश हैं, नो डाउट। अब सर हम इसमें अगर कोई टॉपिक नहीं क्लियर कर पाते तो हमें बड़ा आंतरिक पीड़ा होती है, यार वो तो बताया ही नहीं, फलानी चीज तो हम समझा पाए ही नहीं। अरे अभी तक देखो रत्ना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, रत्ना जी तो अब तक एक्सपर्ट हो जानी चाहिए, रत्ना जी को फलानी बात नहीं आई समझ में। ओहो, ये तो हमारे लिए फिर पीड़ा का विषय बन जाता है। मतलब हम बोलते नहीं है पर हमारे लिए पीड़ा का विषय बन जाता है। तो हमें हमें चाहते हैं कि जो हमारे साथ 1 साल 2 साल हो गया, वो उनकी पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए।
तो इसलिए फिर हम ये सेशन ऐसे लेकर आते हैं कि ताकि जो रही खई कसर है, जो हम कोर्स में पूरा नहीं कर पाए, वो इन वर्कशॉप के माध्यम से हम पूरा करें। सर ये तो रिवीजन और रिफ्रेश भी करने आते हैं ना, हम खाली जरूरी नहीं है कि हम सब कुछ सीख ही रहे हो या रत्ना जी, कुछ सीख सीखने चुके हैं। नहीं, सीख चुके हैं गुरुजी का तो मैंने तो शब्द फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया है, लेकिन बहुत बढ़िया रहा क्लास, बहुत इस्तेमाल बढ़िया। मत करो। हमेशा कहो सीख रहे हैं। जी सीख रहे हैं, जिस दिन वही। सीख चुके होंगे उस दिन हमारी यात्रा समाप्त हो जाएगी। नहीं नहीं सर, सीख तो रहे ही हैं और साथ में रिफ्रेश भी हो जाता है, कुछ सुनने को अच्छा मिलता है। देखो, मैं हमेशा कहता हूं इस कोर्स के बाद मुझे स्टूडेंट ने ये चीज सिखाई, और लिटरली ये हुआ है, हमेशा होता है। हर कोर्स के कंप्लीट करने के बाद मैं कुछ ऐसी चीजें सीखता हूं जिससे मुझे लगता है कि अब मैं ज्यादा अच्छा इम्प्रूव कर पाया। इम्प्रूवमेंट मीन्स नॉलेज वाइज सर नहीं, बल्कि इन स्टूडेंट के, कि अब ये स्टूडेंट को शिकायत करने का मौका नहीं है, कि अब मैं कम से कम कुछ ना उसमें कुछ पहुंच तो गया। न्यू मिल ही जाता है, Yes, हर yes. क्लास, हर कोर्स में, हर टीचर से, हर क्लास में कुछ एक आध सेंटेंस, जैसे अभी आपने नवम बता दिया, शायद हम वहां तक उसमें नवम भाव नहीं पहुंचे थे, हम सीधे सीधे ही देख रहे हैं कि सिक्स का स्वामी कहाँ गया और उसका नक्षत्र क्या है, नवम नवमांश में वो कहाँ गया। अब अपने से नवम गया, वो भवत भावम लग गया, वो हर एक पहलू से कभी कभार हम नजरअंदाज भी कर जाते हैं। थोड़ा जल्दबाजी की वजह से हो जाता है। जी सर कुछ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर भी लेकर आइए, या हम गोचर पर भी। बबीता जी एक कोर्स पढ़ाया था आयुर्वेदा एस्ट्रोलॉजी, ऐप में सर मैंने जाइए और फर्स्ट ऐप टाइम लीजिए। ज्वाइन किया है, मेरे को बहुत अच्छा लगा, प्रताप सर ने आप बहुत सबसे अच्छा पहले तो पढ़ाया। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिएगा, एस्ट्रो पाठशाला। वहां पर ओके 50 के करीब के कोर्सेज हैं, तो आप उसमें से जरूर छोटे छोटे कोर्स को से शुरुआत कीजिए। और ओके नाम की छोटे कोर्स है, पर कोई भी 15 क्लास कम का नहीं है। और ठीक है। हमारा बेसिक कोर्स ही मात्र 300 रुपए का हमने दिया हुआ है ऊपर। आप देखिए, सिर्फ ओके इसीलिए कि जो लोग हमारे साथ जब कोर्स चल रहा होता है, जब नहीं कर पाते तो वो भी कर पाएंगे। अभी हम इस वर्कशॉप लेकर के आने वाले हैं प्रताप जी की, कुछ आज 2-3 दिनों में ये अनाउंस हो जाएगी, और बहुत अच्छा टॉपिक सिलेक्ट हुआ है, तो आप सभी उसमें जरूर आइए। ठीक है। सर इस फॉर्मेट में सर फोकस बहुत रहा है, इसका ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है। हाँ चंद्रिका जी, हमेशा ये जब बहुत छोटा टॉपिक होता है और बोलने के लिए हमारे पास समय बहुत होता है ना, तो उसमें डेप्थ डाइविंग होती ही है, सर डीप डाइविंग वाक्य होती ही में होती बहुत सर वाक्य में बहुत बढ़िया रहा है प्रताप, एक टॉपिक के ऊपर मतलब काफी डिटेल में बहुत बढ़िया रहा। है। बस आप लोगों की खुशी देख के ही हम खुश हो जाते सर नहीं, हमें तो, मेरे को तो फर्स्ट टाइम लिया है, मुझे बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया सीखने को मिला सर, नो डाउट। तो बहुत थैंक ही यू आप फ्रूटफुल दोनों को, क्लासेस हुई प्रताप है। सर को भी और आपको भी। हैं। नहीं, इसका श्रेय प्रताप जी को जाता है, डेफिनेटली प्रताप जी को जाता है। प्रताप जी ने बहुत मेहनत की है, बहुत प्रयास किया है, और बहुत एफर्ट से का आप लोगों को सिखाया है, तो डेफिनेटली ये सारा क्रेडिट प्रताप जी को जाता है। और सिलेक्शन भी प्रताप जी का ही था, ये कि उन्होंने छठे भाव के बारे में करना है, ये प्रताप जी का ही सोच थी। और अभी जो आगे आने वाले आ रहे हैं उसमें भी प्रताप जी की ही सोच है। ठीक है। सर हमारे तो ये रहता है कि भाई आ, हमारा तो आशीर्वाद ही, हम तो प्रभु से नहीं, ये प्रार्थना ही उनके कर अंदर सकते एक अच्छा गुण है कि वो एक बाउंड होके नहीं पढ़ाते, वो खुलकर पढ़ाते कि नहीं मुझे यही टॉपिक है, उनके अंदर ये वाला मेरे को बहुत अच्छा लगा उनका। हैं। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम। इस ट्राइन देखा, के जितनी को कंप्लीट करवा दीजिए सर, 8th का। देखा प्रताप जी, कितना बढ़िया सुंदर प्रसाद हमें प्राप्त हो रहा है। जी तो सर। और यही विद्यार्थी हैं जो हमें प्रोत्साहित हमें करते रहते हैं कि आगे और अच्छा प्रयास करने के लिए। कि ऐसे ही कामयाब स्टूडेंट हमें चाहिए। भगवान से प्रार्थना करें कि ऐसे ही अच्छे लोग मिले हमें, आगे भी आगे आते रहे, तो अभी भी आनंद की प्राप्ति हो। चलिए, धन्यवाद प्रताप जी, ठीक आप सर, लोगों का सभी। बहुत बहुत प्रणाम सबको। धन्यवाद सर।